हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट में से मॉड्यूल ए आज नया चैप्टर हम लोग चैप्टर 7 को देखेंगे, है ना। एस्टिमेशंस के बारे में ये पार्ट 1 है। इसमें पहले क्या क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शंस, एस्टिमेशंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एस्टिमेट्स क्या होता है, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट्स, पॉइंट एस्टिमेट्स, इंटरवल एस्टिमेट्स एंड कॉन्फिडेंस interval estimates of the mean from large sample, interval estimates of the proportion from large sample। और जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हम लोग एमसीक्यू एंड केस स्टडी इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत आसान है, डेफिनेटली आपको इस चैप्टर को जरूर कर लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहां से 5-6 मार्क्स आपके आ सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि एस्टिमेशंस के बारे में बहुत कुछ आप पहले से जानते होंगे। दूसरी बात यह है कि लास्ट के चैप्टर्स में जो भी पढ़े हैं आप उसका मॉडिफाइड रूप आपको कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ नया इसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि एस्टिमेशंस होता क्या है। तो एस्टिमेशन, आप हमेशा एस्टिमेशंस के बारे में फेमिलियर ही हैं। एस्टिमेट आप कर रहे होते हैं। यदि एग्जाम की बात करें अभी, तो मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट के आधार पे आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है सीआईबी का, उसमें से कितने मार्क्स हमारे प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी अभी टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट आप जो दे रहे होंगे, ठीक है, तो उसके आधार पे आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा फाइनली सीआईबी में कितने मार्क्स आ सकते हैं एबीएम में। तो बात करूं कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं हमारा 70 मार्क्स आना चाहिए, फिर आप कभी सोचते हैं कि नहीं हमारा 80 मार्क्स आना चाहिए एबीएम में, ठीक है। कभी ये भी लगता है कि हाँ 70 to 80 हमारा मार्क्स आना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो आना चाहिए, ये जो सोच रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, यही तो एस्टिमेट है, ठीक है, यही तो एस्टिमेशंस है। तो एस्टिमेशन तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल टर्म में हम लोग कैसे इसे समझेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। मींस क्या, देखिए पॉपुलेशन और यदि बात करूं सैंपल, तो सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप शुरू से पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पॉपुलेशंस के बारे में पता होगा और सैंपल के बारे में पता होगा। पॉपुलेशंस क्या होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशंस मतलब जनसंख्या आप नहीं समझिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है। बार बार जब हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि पॉपुलेशंस का मतलब जनसंख्या नहीं समझना है। जिस चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप कोई चीज की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वो जो पूरा होल आप बात करें उस चीज का, तो वो आपका क्या है, पॉपुलेशंस है। जैसे एक क्लास है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उसमें से हाइट को पता करना है कि सारे स्टूडेंट्स के एवरेज हाइट कितनी है। तो टोटल जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, पॉपुलेशंस हो गए। और उसमें से यदि हम कुछ स्टूडेंट्स को निकाल के सारे को नहीं लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हाइट का मेजर करते हैं, और उसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस क्लास में कितनी एवरेज हाइट है के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा जो निकाला गया कुछ स्टूडेंट है ना, उस क्लास से कुछ स्टूडेंट्स को जो हमने सैंपल के रूप में निकाला, तो ये हमारा सैंपल कहलाया, और जो पूरा स्टूडेंट्स है उस क्लास में वो हमारा क्या कहलाया, पॉपुलेशंस कहलाया, ठीक है। तो एस्टिमेशंस में यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट आपको सैंपल और पॉपुलेशंस का। लेकिन यदि एस्टिमेशंस की बात करें तो आप एक बड़ा कोई पॉपुलेशंस आप ले रहे हैं, जैसे अभी एग्जाम्स की ही बात कर, देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे ना, ताकि आप रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा उसके बारे में। अब मान लीजिए कि सीआईबी में कितने मार्क्स आपके आएंगे ये आपको पता नहीं है, तो ये जो कितने मार्क्स आएंगे सीआईबी में, तो बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं, तो ये हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। कितने मार्क्स आ सकते हैं पता नहीं है। लेकिन अभी मान लीजिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक दिया आपने मॉक टेस्ट, आपने 2 दिया, 3 दिया, इस तरह से बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, तो इसको आप सैंपल के रूप में यूज कर सकते हैं कि यदि इतने इतने मार्क्स हमारे आ रहे हैं, तो हमारा पॉपुलेशन मतलब जो एग्जाम में फाइनली जब हम अपीयर होंगे तो कितने मार्क्स हमारे आएंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। तो क्या किया आपने, पॉपुलेशंस में से कितना आ सकता है आपका मार्क्स, है ना, एग्जाम्स में कितना आ सकता है, उसको कैसे डिसाइड किया आपने, तो कुछ सैंपल्स के द्वारा आपने डिसाइड किया। तो जो आपने एस्टिमेशंस लगाया इसके आधार पे, तो यही क्या कहलाता है, एस्टिमेशंस कहलाता है। क्या है, जो एस्टिमेट आपने लगाया, जो आपने अनुमान लगाया, वही क्या कहलाता है, एस्टिमेशंस कहलाता है। इतना क्लियर हो गया आपका। देखिए पॉपुलेशंस आप क्या कह रहा है कि जनरली द पॉपुलेशन पैरामीटर इज अननोन, वही कह रहा है कि एग्जाम्स में आपके कितने मार्क्स आएंगे, बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं, उसको कोई पता नहीं है। तो वो जो अननोन वैल्यू है वही आपका
पॉपुलेशंस है, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग अ सैंपल, एक सैंपल सेलेक्ट करके वी वांट टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सारी चीजों को बता दिया गया है। पैरामीटर क्या होता है कि जब पॉपुलेशंस में कुछ वैल्यू जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब सारी चीजों जो होती है वो पॉपुलेशंस के लिए पैरामीटर कहलाता है, और वही चीज यदि सैंपल के लिए निकाला जाता है तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यदि ये सब चीज में प्रॉब्लम है तो पीछे के वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में सब चीजों को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स हम लोग एस्टिमेशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि इनफेरेंशियल statistics use a random sample of the data taken from a population to describe and make inferences about the populations। वही है कि जब सैंपल को हम लोग ले करके पॉपुलेशंस के बारे में हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं, पॉपुलेशंस के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एस्टिमेशंस कहलाता है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम, सिंपल वर्ड है, डिटेल में आप ज्यादा वर्ड्स में भी मत जाइए। एस्टिमेशंस मींस क्या होता है, एस्टिमेट लगाना, किसी चीज का अनुमान लगाना, बस इतना समझिए आप। ठीक है, लेकिन यहां बात होती है पॉपुलेशन और सैंपल की। एग्जांपल की बात करें, यू में एस्टिमेट योर मार्क्स फॉर CIB एग्जाम बाय एनालाइजिंग द मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पे आप एनालाइज करते हैं कि कितने मार्क्स आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में, यही एस्टिमेशंस है। ठीक है, अब यदि हम लोग आगे बढ़े और देखें कि इसमें आगे क्या पढ़ना है तो समझिए। अब एस्टिमेशन समझ लिया आपने, अब देखते हैं एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट, एस्टिमेटर, ये सारी चीजें क्या है देखते हैं। एस्टिमेट्स क्या है, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है एस्टिमेशंस के बाद वही एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने निकाल लिया अपने मॉक टेस्ट के आधार पर कि नहीं हमारा मार्क्स जो है सो 80 आने वाला है, यही क्या है, एस्टिमेट है। आपने डिसाइड कर दिया कि हमारा मार्क्स 70 to 80 आने वाला है, किसमें, एबीएम में। एबीएम में एक पेपर में इतने मार्क्स आने वाले हैं, ये क्या हो गया, यही आपका एस्टिमेट हो गया। मींस जो वैल्यू आपको प्राप्त होता है एस्टिमेशंस में वही एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, देखिए द वैल्यू कम्स आउट बाय एस्टिमेशन इज नोन एज एस्टिमेट्स। ठीक है, वही चीज है। अब यदि एस्टिमेट्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट्स होता है और दूसरा इंटरवल एस्टिमेट होता है। ये क्या चीज है, अलग अलग समझिए। पॉइंट एस्टिमेट्स की बात करें मतलब एक पॉइंट बताता है आपको, एक सिंगल पॉइंट आपको बताता है, एक सिंगल एस्टिमेट वैल्यू देता है आपको, वो पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। जैसे यदि आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा मार्क्स 80 आने वाला है, ये आपका पॉइंट एस्टिमेट है। यदि आपने डिसाइड कर लिया हमारा मार्क्स 70 आने वाला है, तो ये आपका पॉइंट एस्टिमेट कहलाया। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन यदि इंटरवल एस्टिमेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब आपने ये डिसाइड किया, मींस ये जब आपने एस्टिमेट लगाया कि हमारा मार्क्स जो है वो 70 to 80 आने वाला है, तो चूंकि ये रेंज में, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं आपने फाइंड आउट किया है, तो ये आपका इंटरवल एस्टिमेट कहलाए, एक इंटरवल में आपका है। ठीक है, जहां दो वैल्यू के बीच में आपका कोई रिजल्ट लाई करता है। ठीक है, ये आपका इंटरवल एस्टिमेट होता है। ध्यान रखिएगा, यदि पॉइंट एस्टिमेटर्स की बात करें, पॉइंट एस्टिमेट्स की बात करें, तो पॉइंट एस्टिमेट्स इज आइदर राइट और रॉन्ग, ये या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि जो आपने सोचा कि हमारा मार्क्स 80 आएगा या हमारा मार्क्स 70 आएगा, हो सकता है ये सही हो सकता है या तो आपका गलत हो सकता है। तो वही कह रहा है कि पॉइंट एस्टिमेट जो होगा आइदर राइट और आइदर रॉन्ग होता है। क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव यहां से कि पॉइंट एस्टिमेट्स के क्या कैरेक्टर्स है। ठीक है, दूसरी बात करें कि इंटरवल एस्टिमेट्स जो आपने इंटरवल एस्टिमेट के बारे में जो बताया कि जैसे 70 to 80 मार्क्स आपने डिसाइड किया कि हमारा आने वाला है, तो 70 to 80 मार्क्स आने वाला है, इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का रोल आ जाता है। एक कहें कि एक एक्सटेंट तक हम लोग बात कर सकते हैं कि वो आपका आंसर इसके बीच में आ सकता है, जो सही वैल्यू है वो इसके बीच में आ सकता है। मींस आपके मार्क्स जो आने वाले हैं 70 to 80 आने वाले हैं, यहां पे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसके बीच में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हो सकता है जैसे हम इसका रेंज को और बढ़ा दें 60 टू यहां पे हम कर दें 90, तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो एस्टिमेशंस लगाया हमने वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रेंज को बढ़ा दिया। अब क्या, पहले क्या रेंज था, 70 to 80 था। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया,
60 to 90 कर दिया कि अब हमारा इतने मार्क्स आ सकते हैं इसके बीच में, तो ये ज्यादा एक्यूरेट हमारा होगा, है ना। जितना रेंज को हम ज्यादा एक्सपेंड करेंगे वो हमारा एस्टिमेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ याद नहीं रखना है, आप ये याद रखिए कि एक एस्टिमेट क्या होता है। तो एस्टिमेट क्या है कि जो एस्टिमेशंस के द्वारा आपका वैल्यू प्राप्त होता है वही एस्टिमेट कहलाता है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, जब एक सिंगल वैल्यू प्राप्त होता है तो पॉइंट एस्टिमेट होता है, जो राइट और रॉन्ग हो सकता है ना। और इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, जब एक रेंज में आपका वैल्यू प्राप्त होता है, दो वैल्यू के बीच में आपका वो रिजल्ट लाई करता है, तो आपका इंटरवल एस्टिमेट कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपका क्या कह रहा है, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। अब एस्टिमेट्स तो आपने पढ़ लिया, एस्टिमेट्स तो आपने पढ़ लिया ना, क्या होता है कि जो वैल्यू आपको प्राप्त होता है वही आपका एस्टिमेट्स कहलाता है। लेकिन एस्टिमेटर क्या होता है, अब देखिए यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या कहलाया आपने, आप एग्जामिनी कहलाया, जो एग्जाम लेने वाले हैं वो क्या कहलाया, एग्जामिनर कहलाया, ठीक है। लेकिन उसी तरह से यहां पे देखिए कि एस्टिमेटर क्या होगा कि जो वैल्यू, जो एस्टिमेट को एस्टिमेट मतलब एस्टिमेशंस को एस्टिमेट कर रहा है वही क्या कहलाएगा, एस्टिमेटर कहलाएगा। अब कौन कर रहा है, तो कोई पर्सन के बारे में यहां बात नहीं होगी, जो मेथड के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स मींस जिस चीज को हम ले रहे हैं, जैसे मीन, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब वैल्यू के द्वारा यदि हम लोग पॉपुलेशंस का एक मतलब जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं पॉपुलेशंस का, ठीक है, तो वो मेथड जो है मीन, मीडियन और आपका रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशंस किसके द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं, तो जिस विधि के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो लेकर के निकाल रहे हैं वही आपका एस्टिमेटर कहलाया। ध्यान रखिए यहां पे कोई पर्सन एस्टिमेटर नहीं कहलाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जामिनी कहलाए और जो एग्जाम लेने वाला है वो एग्जामिनर कहलाया। लेकिन यहाँ एस्टिमेटर ऐसा नहीं है कि जो एस्टिमेट कर रहा है वो एस्टिमेटर कहलाया। एस्टिमेटर कौन कहलाएगा कि जिस प्रोसेस से, जैसे कि मान लीजिए वैल्यू को हमने, जो सिंगल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए कि आपने एक मॉक टेस्ट में आपका 60 मार्क्स आया, 70 मार्क्स आया, किसी में 80 मार्क्स आया। तो इस तरह से हम जब एनालाइज करते हैं कि हमारा फाइनल जो एग्जाम है एबीएम का उसमें कितना मार्क्स आ सकता है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से मीन के द्वारा निकाल सकते हैं। मीन आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। इसका मीडियन निकालेंगे तो भी 70 आएगा। कहने मतलब आप किस प्रोसेस के द्वारा आप पहुंच रहे हैं इस वैल्यू पे, वही आपका एस्टिमेटर कहलाता है, ठीक है। उसमें मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एस्टिमेटर कहलाता है, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है, इतना कोई भी वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पे कहीं भी नहीं समझाया गया है, तो आप यहाँ ध्यान से समझिए इस चीज को। और एक चीज और कि बुक में बहुत सारी चीजें दी गई है, ज्यादा आपको बुक खास करके एबीएम की बात करूं अभी, तो एबीएम बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज मैं बता रहा हूं ये मोर एनफ है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए मैं इस चीज को इसलिए कह पा रहा हूं कि जब आप क्वेश्चंस डील करेंगे, है ना, जब आप जो भी मैकमिलन की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं या कोई भी बुक को आप उठा लीजिए, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसके द्वारा यदि आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा तभी आप कह सकते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो चीज कॉन्सेप्ट मैं यहां दे रहा हूं डेफिनेटली उससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। जब मैं मॉक टेस्ट, जब अभी मैं एमसीक्यू और केस स्टडीज को सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें, एस्टिमेटर का वही कह रहा है, टेकिंग मीन एवरेज ऑफ द मॉक टेस्ट रिजल्ट्स फॉर द एस्टिमेशंस फॉर मार्क्स इन सीआईबी एग्जाम। वही कह रहा है कि जब मॉक टेस्ट के आधार पे हम लोग जैसे मीन, मीडियन, रेंज, जो भी चीज है मॉक टेस्ट का, उस मार्क्स को लेकर के हम लोग सीआईबी में कितने मार्क्स आएंगे वो डिसाइड करते हैं, तो वही आपका मीन, एवरेज, मीडियन वगैरह क्या कहलाता है, एस्टिमेटर कहलाता है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आगे क्या कहता है पॉइंट, एस्टिमेट ये तो पढ़ ही चुके हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू कम्स आउट बाय द एस्टिमेशंस फ्रॉम द एस्टिमेटर इज नोन एज द एस्टिमेट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो फाइनली हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। ये तो लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि गुड एस्टिमेटर का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक गुड एस्टिमेटर हम किसे कहेंगे, है ना।
एस्टिमेटर समझ गए आप? अब समझिए कि एक गुड एस्टिमेटर क्या कहलाता है, कब कहलाता है गुड एस्टिमेटर, है ना, जिसके द्वारा हम लोग एकदम रिलाई कर सकते हैं कि जो आंसर आ रहा है हमारा सही आ रहा है। तो उसके लिए आपका गुड एस्टिमेटर होना चाहिए। कहने मतलब हो गया कि एस्टिमेशन जिसके द्वारा किया जा रहा है वही चीज यदि सही नहीं है तो एस्टिमेशन भी सही नहीं होगा। इसके लिए क्राइटेरिया है कुछ कुछ, उसे याद रखना है। 4 क्राइटेरियाज हैं इसके। पहला है अनबायस्ड, अनबायस्ड होना चाहिए। आप अनबायस्ड का क्या मतलब है इसको समझिए। देखिए, अनबायस्ड का मतलब हो गया एज वी नो दैट the mean of the sampling distributions of the sample mean taken from the same population is equal to the population's mean itself। ये देखिए, ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़ा था। क्या है कि जैसे एक आपका पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन से आपने कुछ सैंपल्स निकाले, मान लीजिए 1 निकाला आपने, 2 निकाला आपने, 3 निकाला आपने, 4 निकाला आपने, ठीक है, जितने मर्जी निकाल लिया आपने। अब क्या कह रहा है कि यदि ये जो सैंपल का, ये जो पॉपुलेशन है, इसका यदि मैं मीन निकालूं, है ना, इसका यदि मैं एवरेज निकालूं, और ये जो निकला है सैंपल, ये सैंपल 4 सैंपल जो निकले हैं, ये सारे का एवरेज आप निकालते हैं, तो इस सैंपल का यदि एवरेज जो होगा और उस एवरेज का हम एवरेज निकालते हैं तो इस पॉपुलेशन के एवरेज के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, कि पॉपुलेशंस का एवरेज, ठीक है, और सैंपल के एवरेज का एवरेज मींस मीन का मीन यदि आप निकालते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। ये आपने लास्ट पढ़ा है। तो यहां एक अनबायस्ड एस्टिमेटर कब हम कहेंगे, मींस एक गुड एस्टिमेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अनबायस्ड होना चाहिए, ये कब होगा कि जब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो किया जाता है। हालांकि इतना कैसे होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि एक जो पॉपुलेशन होता है उससे हर जगह से लगभग सैंपल्स को लिए जाते हैं। यदि हेट्रोजीनियस भी यदि पॉपुलेशन आपका है तो भी आपका क्या होता है कि लगभग हर जगह से आपका सैंपल्स को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से होता है। तो वही कह रहा है कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में क्या होगा कि आपको जो लेना है, वैल्यू जो लेना है सैंपल का, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से आपने उठा लिया। कहने का मतलब आपका जो अभी हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं कि आपका मॉक टेस्ट, मान लीजिए कि मॉक टेस्ट 1 है, मॉक टेस्ट आपका 2 है, फिर मॉक टेस्ट आपका 3 है। इस तरह से आपने क्या लिया कि एक सैंपल ले लिया है, उसके आधार पे आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं, ये आप एस्टिमेशन लगाना चाह रहे हैं कि हमारा एबीएम में मार्क्स कितने आएंगे। तो आप क्या करिए, ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट में आपका बहुत कम आया हो, मान लीजिए कि आप लेस देन आपका 50, मान लीजिए 40 आया है, ठीक है, बाकी के सैंपल्स में आपके बाकी जो मॉक टेस्ट है उसमें 70 आया है, किसी में 65 आया है, किसी में 85 आया है, किसी में 80 आया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये सब जो है ये वैल्यू आपका क्लोज है, एक वैल्यू बहुत कम है, तो इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे। यदि आप लेते हैं तो आपका एस्टिमेशन सही नहीं होगा। तो वही कह रहा है एस्टिमेट कि अनबायस्ड एस्टिमेटर कब होगा। ये तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। अब क्या कह रहा है, सो इफ वी कैन से दैट अ स्टैटिस्टिक्स इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ on average it tends to assume value that are above the population's parameter being estimated as frequently and to the same extent as it tends to assume value that are below the population's parameter being estimated। मीन्स कोई जो एक आपका पॉपुलेशन पैरामीटर्स मीन्स जो आप निकाल रहे हैं, वैल्यू जो निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू आपका बहुत ज्यादा हो, मतलब जो एक एवरेज होना चाहिए आसपास के वैल्यू से बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का यदि आप सैंपल्स को लेते हैं तो वो जो सैंपल्स कहलाएगा, वो जो एस्टिमेटर कहलाएगा, वो आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। अब क्लियर हो गया अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है। शॉर्ट में एक बार फिर से बता दूं मैं कि वैसा एस्टिमेटर्स जो एक बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं हो, तो वैसे एस्टिमेटर्स को यदि हम लेते हैं तो वो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाता है, ठीक है। देखिए सेकंड जो है, सेकंड आपका गुड एस्टिमेटर क्या हो सकता है, जब उसमें एफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हो। एफिशिएंसी क्या होता है कि जैसे हमने बताया अभी कि जैसे मॉक टेस्ट आपका फर्स्ट का ही बात करें कि एक मॉक टेस्ट आपने दिया, दूसरा मॉक टेस्ट आपने दिया, तीसरा मॉक टेस्ट आपने दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने मॉक टेस्ट दिया,
अब यदि इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि आपका एस्टिमेशन क्या होगा। हो सकता है ये सारे का आपने मीन ले लिया, ठीक है, उसके आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये सब का आप मीडियन के द्वारा भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मीन के द्वारा भी कर सकते हैं, मीडियन के द्वारा भी कर सकते हैं, रेंज के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये सब जो स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, उसमें से देखिए कि किसमें आपका स्टैंडर्ड एरर, जो एरर आता है वो किसमें ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा होगा स्टैंडर्ड एरर वो हमारा गुड एस्टिमेटर नहीं हो सकता है, जिसमें कम होगा वो हमारा गुड एस्टिमेटर है। इसका मतलब हो गया कि यदि आप मीन के द्वारा निकाल रहे हैं तो मीन के द्वारा निकाल करके आप देखिए कि स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है। अब फिर मीडियन के द्वारा आप निकालिएगा, उसमें देखिए स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है। तो जिसमें स्टैंडर्ड एरर कम आएगा वो आपका ज्यादा एफिशिएंट कहलाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये गुड एस्टिमेटर का एग्जांपल, एक एस्टिमेटर हो सकता है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए लास्ट का दो हम लोग देखते हैं कि गुड एस्टिमेटर क्या क्या हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मीन्स हो गया कि यदि आप बात करें, एक सैंपल आपने लिया, अब एक बड़ा सैंपल्स भी आप लेते हैं, फिर भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग बराबर आता है, तो वैसे में से कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। ये हमारा जो एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि अ स्टैटिस्टिक इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर इफ as the sample size increases it becomes almost certain that the value of the statistics comes very close to the value of the population parameter. If an estimator is consistent it becomes more reliable with the large samples. समझ में आ रहा है कि जैसे आपने एक सैंपल ले लिया, कुछ सैंपल ले लिया, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि ज्यादा सैंपल यदि हम ले लेते हैं और उसके द्वारा भी हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू लगभग एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, जो कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज है, तो वैसे में कह सकते हैं कि हमारा जो एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट है और ये हमारा गुड एस्टिमेटर्स का एग्जांपल्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब देखिए अगला जो है लास्ट आपका गुड एस्टिमेटर्स का होने का कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है कि जब ये सफिशिएंसी शो करे। सफिशिएंसी मींस क्या होता है कि एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ इट मेक्स सो मच यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल दैट नो अदर एस्टिमेटर कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सैंपल एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। मींस एक ऐसा सैंपल्स, एक ऐसा एस्टिमेटर हम लेते हैं जो कि एस्टिमेटर का जो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें वहां से फाइंड आउट हो जाए, वहां से हमें मिल जाए, जो कि दूसरे एस्टिमेटर के द्वारा हम नहीं कर पाते हैं। तो वैसा यदि होता है तो वो हमारा सफिशिएंसी कहलाता है, सफिशिएंसी कहलाता है उस एस्टिमेटर का। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, गुड एस्टिमेटर्स का। ये तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपने समझ लिया है और यदि आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के जो पार्ट आएंगे उसका भी फायदा आपको मिल पाए। जय हिंद।